हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी नियम के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस टॉपिक में हमें 35 टॉपिक, इस चैप्टर में हमें 35 टॉपिक क्लियर करने हैं। 8 प्रकार के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, 22 फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। तो उसी क्रम में आज हेनरी नियम एक महत्वपूर्ण नियम है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको जैसे कि हम सब ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक में गैस भरी होती है, जिससे कोल्ड ड्रिंक कुछ दिनों तक के लिए ख़राब ना हो। और हमने ये भी नोट किया होगा कि कोई भी जो पर्वतारोही होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है, और जो भी समुद्र में गोताखोर होते हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो हमने एक बात डिनोट किया होगा कि उसमें जो गैसेस घुली होती हैं वो द्रव में O2 हो या N2 हो, कोई सी भी गैस हो जो उस द्रव में घुली होती है, हम ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन भरी है। वो ऑक्सीजन द्रव और गैस के मिश्रण से मिलकर बनी होती है ना। तो हेनरी नियम भी कुछ इसी संबंध में हमें जानकारी देता है कि कोई भी द्रव है, किसी भी मिश्रण में कोई द्रव है, उसमें गैस किस प्रकार से घुलेगी, कितनी मात्रा में घुलेगी, कितने द्रव के लिए कितनी गैस उपयुक्त होगी, इन सब की जानकारी हमें हेनरी नियम से प्राप्त होती है। हेनरी नियम को हम इस दो डायग्राम्स के माध्यम से समझेंगे, फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड। पहले डायग्राम में हम ध्यान देंगे कि यहाँ तक हमने दोनों डायग्राम में क्या किया है कि हमने बराबर मात्रा में द्रव ले रखा है। ये द्रव है, द्रव, ये भी उतनी ही मात्रा में। यहाँ पर हमने क्या किया, गैस रखा। गैस हमें कोई घोलनी है इस द्रव में, ठीक है। और उसको घोलने के लिए हमने यहाँ पर एक वेट लगा दिया, वेट है, ठीक है। ये गैस है। तो यहाँ पर हमने अगर मान लिया कि टेम्परेचर T1 है, इसका वेट W1 है, ठीक है, और ये द्रव है, ये गैस है। इस गैस का जो इसकी सरफेस से लेकर इस वेट जहाँ इसका अंतिम सरफेस होगा वहाँ तक का इसका आयतन V1 है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये वेट बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो द्रव में प्रवेश करते हैं। अब जब जितने पार्टिकल्स द्रव में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वाष्प, फिर इस द्रव का उतने पार्टिकल्स वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं, पुनः इसी गैस में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अवस्था जो है, हमने साम्य अवस्था पढ़ी होगी। साम्य अवस्था से तात्पर्य यही है कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो क्या है कि एक नल है और नीचे बाल्टी है। हमने नल खोला और नल से जितनी मात्रा में पानी गिर रहा है उतने ही मात्रा में अगर हम किसी भी तरह से बाल्टी से पानी का निष्कासन कर दें तो वो स्थिति साम्य अवस्था होती है। उस स्थिति में को हम साम्य अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो मात्रा है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो इसी प्रकार से गैस और द्रव के विलयन में भी हम साम्य अवस्था की स्थिति जानते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम साम्य, ये जो लगाया गया दाब होता है इसे बोलते हैं हम साम्य अवस्था दाब, ठीक है। अब जैसे जैसे दाब बढ़ाया गया तो देखिए क्या परिवर्तन होता है, उसे हम दूसरे डायग्राम में समझते हैं। जो इसका आयतन है, क्योंकि क्या होता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है जिससे गैस के कण और पास आ जाते हैं और कॉलिजन करते हैं एक दूसरे से। तो इनका आयतन जो होता है ना वो कम हो जाएगा, कम जगह ये गैस के पार्टिकल सिम लेंगे। अगर हमने इसका क्या किया, यहाँ पर लगाया गया वेट को अगर हम बढ़ाते रहें डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेट अगर हम लगाएं तो W1 + W2 और यहाँ पर W1 था। तो क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, अब इसका आयतन कम हो रहा है तो गैस के पार्टिकल्स अधिक मात्रा में द्रव में प्रवेश करेंगे, ठीक है। और यहाँ से वाष्पन की क्रिया कम मात्रा में होगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं। वो साम्य अवस्था की स्थिति अभी नहीं बन पा रही है।
तो इसी के संबंध में 1803 में विलियम हेनरी ने द्रव और गैस की विलेयता के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किया। वो नियम यही था कि किसी द्रव में, कोई भी द्रव है, उस द्रव में कोई घुलित गैस का द्रव्यमान उस गैस पर आरोपित साम्य अवस्था के दाब पर निर्भर करता है। और वो संबंध क्या होता है कि जो घुलित गैस का द्रव्यमान होता है वो साम्य अवस्था दाब के समानुपाती होती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये जो है ये स्थिति साम्य अवस्था में ना आ जाए। ठीक है, तो हेनरी नियम यही है कि माना कोई गैस जिसका द्रव्यमान m है और कोई द्रव में हम उसको घोलना चाह रहे हैं, तो वो गैस उतनी मात्रा में घुलेगी जितनी मात्रा पर उस पर आरोपित साम्य अवस्था दाब लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेनरी नियम यही है, m प्रोपोर्शनल टू p। यदि m किसी द्रव में घुलित गैस का द्रव्यमान है और p उस गैस पर आरोपित साम्य अवस्था दाब है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो m बराबर KHP, जहाँ ये फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी जो गैस होती है, किसी गैस को द्रव में कितना घोलने के लिए कितना दाब चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आती है 200 मिलीलीटर की, उसमें जो CO2 गैस डाली जाती है वो कितनी मात्रा में डाली जाए कि इस विलयन के लिए वो पर्याप्त हो, वो सब हेनरी नियम से ही ज्ञात किया जाता है कि उतनी गैस को घोलने के लिए कितना दाब लगाया जाए उस पर। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी विलयन पे हेनरी नियम को लागू करना है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। पहला, कि जो भी हम गैस किसी द्रव में घोल रहे हैं, ठीक है, वो गैस उस द्रव के साथ रासायनिक क्रिया ना करे, पहली बात। ठीक है, यदि रासायनिक क्रिया करेगी तो वो जो मात्रा है वो परिवर्तन होगा, वो पूरा विलयन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, टेम्परेचर नियत होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा अधिक भी नहीं। थर्ड, जो हम साम्यावस्था दाब, जो बाह्य दाब आरोपित कर रहे हैं, वो जो साम्यावस्था दाब है वो ज़्यादा अधिक भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन, जो घुलित गैस का द्रव्यमान होता है वो गैस के पार्टिकल्स पर भी निर्भर करता है। तो प्रत्येक विलयन के लिए गैस की मात्रा एक निश्चित द्रव की मात्रा के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो हेनरी नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं इस नियम में। क्या है? पहली कमी तो मेन यही है कि यदि रासायनिक क्रिया हो जाए गैस और द्रव के मध्य में तो वहाँ पर हम हेनरी नियम लागू नहीं कर सकते। परिवर्तनशील ताप पर हम हेनरी नियम को लागू नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड जो महत्वपूर्ण कमी कि इसमें जो हम कांस्टेंट KH हेनरी कांस्टेंट यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक विलयनों के लिए KH की वैल्यू अलग अलग आ जाती है। और इसके कुछ यूजेस हैं, उन यूजेस के बारे में भी मैंने पहले ही चर्चा कर दी है कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, उस कोल्ड ड्रिंक में इतनी मात्रा में कितने गैस को घोला जाएगा, इतनी गैस को घोलने के लिए कितना दाब चाहिए कि वो गैस उस विलयन में घुल जाए, है ना। तो किसी गैस को किसी द्रव में घोलने के लिए आवश्यक साम्यावस्था दाब की मात्रा ज्ञात करने में। ठीक है, गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो नीचे जाने पर क्या होता है कि दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने पर वहाँ पर जो उसी के अनुसार जो ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार किया जाता है कि उस दाब पर कितनी गैस चाहिए। तो गोताखोरों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है या पर्वतारोहियों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है, उन सब के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया जाता है उसमें हेनरी नियम का ही उपयोग करके ऑक्सीजन
को द्रव में घोला जाता है। ठीक है। और थर्ड बात, इसका एक जो गोताखोर है उस जब समुद्र में जाते हैं तो क्या होता है, बायो में हमने पढ़ा होगा, रुधिर जो होता है उनका प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वो जानलेवा या हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। कोशिकाएं सिकुड़ने लग जाती हैं, है ना। तो इस स्थिति को हमने इसे बैंड्स के नाम से पढ़ा होगा बायो में। बायो का टॉपिक है, इसीलिए हमें बस इतना ही जानना है कि हैंड्रेनियम एक गोताखोरों के लिए जो दी जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें यूज किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आपको पसंद आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।